और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, हम लौट कर आ रहे हैं विशाल आपके पास। रवि त्रिपाठी, जो सहयोगी दलों की बात की जाए तो अपना दल और जो संजय निषाद की पार्टी है उसको भी संतुष्ट करने की कोशिश होगी, क्योंकि उनका साथ 2024 में भी बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2017 में भी उनका रोल इम्पोर्टेंट था, 2014 में भी उनका रोल इम्पोर्टेंट था, 2019 में भी उनका रोल इम्पोर्टेंट था, 2022 में भी उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है और 2024 में उनका रोल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि देखिए, जो जातीय समीकरण साधने की बात है, अलायंस पार्टनर को साधने की बात है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखिए मौर्य वोटर काफ़ी मायने रखता है, जो पटेल वोटर है वो काफ़ी मायने रखता है अनुप्रिया पटेल की पार्टी को, इसलिए ज़्यादा सीटें दी गई कि पटेल वोटर, जो कुर्मी वोटर खासतौर पे पश्चिम में और सेंट्रल यूपी में काफ़ी ज़्यादा वोटर है और वो काफ़ी मायने रखता है, कई सीटों पर जीत हार का मायने रखता है। इसी तरह निषाद वोटर जो है खासतौर पर गोरखपुर में, आप याद कीजिए कि 2017 में भले ही विधानसभा चुनाव जीते लोग, जबरदस्त बहुमत के साथ जीते, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी गोरखपुर से और निषाद ने हराया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं निषाद वोटर को साधने के लिए निषाद पार्टी के साथ समझौता करना, उसको तवज्जो देना, ये काम शुरू हुआ। तो गोरखपुर के आसपास के इलाका में निषाद वोटर भी बहुत ज्यादा है, तो दोनों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा क्योंकि उनका वोट बीजेपी के लिए हमेशा मायने रखता है। 2022 में भी उतना ही मायने रख रहा है, 24 के लिए भी मायने रखेगा, तो दोनों को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और पार्टी में भी देखा जा रहा है कि तमाम जो मंत्री थे, जो सिटिंग मंत्री थे, उनको हटाया भी जा रहा है। आप देखें जो नाम आ रहे हैं, बहुत सारे नए चेहरों को मौका मिल रहा है, क्योंकि 10 से 12 मंत्री हारे थे, उनकी जगह पर नए लोगों को मौका मिलेगा। जो मंत्री भले ही जीत गए हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, चाहे उनको एक मौका मिल गया, किसी और को मौका मिलना चाहिए उस इलाके से, उस लिहाज से आपको कई लोगों को मौका मिल रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से नए नए नाम आएंगे। सुरेश राणा देखिए, जो मंत्री थे हार गए थे, आप याद कीजिए, गन्ना मंत्री थे, उनकी जगह पर किसी और को अब मौका मिलने वाला है। संगीत सोम बड़े नेता थे, विधायक थे, हालांकि वो मंत्री नहीं थे, लेकिन वहां से हारे हैं, तो उधर से कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का भी ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि 2024 में पश्चिम को भी साधना है और पूरब को भी साधना है। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए है कि अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता के नाते लखनऊ में संघर्ष करेंगे, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं। तो वैसी स्थिति में जो जातीय समीकरण है, जो ओबीसी वोट बैंक है, खासतौर पर जो यादव के अलावा जो ओबीसी है, उसको कैसे साध कर रखा जाए, चाहे अलायंस पार्टनर के नाते, चाहे बीजेपी का अपने कॉम्बिनेशन के नाते, उनको साधना है। जो एससी वोटर है, मायावती से जो हट के कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ आ रहा है, इसलिए आप माना जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य को इसलिए बनाया जा रहा है कि वो जाटो है, और जाटो वोटर जो मायावती के साथ लगातार इंटैक्ट रहता है, उसको किस तरह से तोड़ के अपने साथ लाना है। तो बाकी जो एससी वोटर है उसको भी, उसमें बीजेपी की अच्छी पैठ है, लेकिन जाटो वोटर में भी उनको अपनी पैठ बनानी है कि जिस तरह से मायावती की राजनीति लग रहा है धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो अगर इसके बाद की बात की जाए तो बीजेपी चाहेगी कि जाटो वोटर को अपने साथ रखे, क्योंकि ये जाटो वोटर और जो दलित वोटर है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहता है, जिस तरह से ब्राह्मण वोटर है वो नहीं जाना चाहता है समाजवादी पार्टी के साथ। इन जो वोटर है, चाहे ब्राह्मण वोटर हो, चाहे जाटो वोटर हो, चाहे फिर यादव के अलावा जो ओबीसी वोटर है, उसको कैसे साधा जाए, इसको लेकर मंत्रिमंडल में आपको पूरा एक तरह से कहा जाए उसका आंकड़ा दिखेगा कि जो विधायक ओबीसी से आते हैं, अदर यादव, जो विधायक पंडित कम्युनिटी से आते हैं और प्रमुख रूप से उनका एक पकड़ माना जाता है, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसी तरह दलित समाज से जो विधायक हैं, उसमें से 3 या 4 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। जाटों में बेबी रानी मौर्य का नाम है, इसके अलावा 3 से 4 और मंत्री हो सकते हैं। तो दलित समाज से मंत्री बनाना, ताकि दलित वोटर को निशाने पर रखना है। और गरीब जो वोटर है, खासतौर पर देखिए, गरीब वोटर बीजेपी के साथ इसलिए है कि मुफ्त अनाज के नाम पर, इसके साथ साथ मोदी सरकार की जो स्कीम है, जो मकान उनको मिल रहे हैं, हर गांव में जाइए तो आप जब जैसे जैसे गरीबों के मोहल्ले में जाएंगे, गांव में जाएंगे, आपको लगेगा कि वहाँ मकान लोगों को मिल रहा है, बिजली उनको मिल रही है, सुविधाएं उनको तमाम मिल रही है, मुफ्त अनाज उनको मिल रहा है। तो इस वोटर को साधे रखने के लिए प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि गरीब हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो जो गरीब वोटर है, गरीब वोटर को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी कास्ट हैं, उनको जगह दी जाएगी कैबिनेट में। जो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े रहने वाले जो कास्ट हैं, उनको भी दिया जाएगा। और साथ साथ जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जो किसी भी कास्ट से हैं, उनको मौका मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। देखिए, ये जगह जगह जो पोस्टर्स लगाए गए हैं रवि, उसमें लिखा भी गया है नए भारत का नया यूपी, और किस तरह से ये चुनावी डगर पर आगे बढ़ना है और 2024 का लक्ष्य भी हासिल करना है। उसी राह पर अब बीजेपी आगे बढ़ेगी और जिन योजनाओं का फायदा उसे इस चुनाव में हुआ है, उन्हीं को किस तरह से आगे लागू करना है। और जो गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात लगातार बीजेपी करती है, वो भी कहीं ना कहीं आज उसकी रिफ्लेक्शन मंच पर भी नजर आ रही है, जिस तरह के जो नया चुनावी नारा भी दिया जा रहा है और जो वहां पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। हमारे साथ रविंद्र भी हैं। रविंद्र, कोई सरप्राइज एलिमेंट भी क्या दिखाई दे सकता है इस बार की योगी 2.0 में, और ये योगी 1.0 से किस तरह से अलग होने वाली है?
देखिए जो नाम जो विधायक आए हैं मिलने के लिए साफ तौर पर दिखा रहा है कि 1.0 से 2.0 जो है ये डिफरेंट है। आप देखिए कि असीम अरुण हो गए, ए के शर्मा के बारे में कई तरह की बातें हो रही थी एक साल पहले तक कि उनको योगी के आदित्यनाथ के रिप्लेसमेंट के लिए लाया गया है या फिर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, कई तरह की बातें हो रही थी। योगी ए शर्मा को इसमें जगह मिल रही है। असीम अरुण कल तक पुलिस अधिकारी थे, अब उनको यहाँ पर जगह मिल रही है। और इसी तरह से कई आपने नाम भी दिखाया, बेबी मौर्य को हो, दलित चेहरा है, उनको यहाँ पर लाया गया, स्थापित नामों को लाया गया। लेकिन एक बात बता दूं, जो ये सीएम आवास है जहाँ पर सभी विधायकों को यहाँ बुलाया गया, हालांकि अधिकतर जिनको मंत्री बनना था वो लगभग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री के साथ और सुनील बंसल के साथ उनकी चाय पर चर्चा शुरू हो गई है। और जिस तरह से मैंने देखा है, आपने भी देखा मीमांसा, 2014-2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाय पर जब चर्चा हुई थी केंद्रीय मंत्रियों की, तो उसमें जो जो बातें कही गई थी कहीं न कहीं उसी तर्ज पर योगी आदित्यनाथ ने भी उन जो संभावित मंत्री है उनसे चर्चा कर रहे हैं। और कल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने विधायक दल के नेता बनने के बाद जो भाषण दिया था और उसमें उन्होंने मूल रूप से रखा था 5 साल कैसे चलाना है, उसमें तालमेल की भी बात कही थी, भ्रष्टाचार मुक्त भी बात कही थी और गरीबों के लिए बात कही थी, जमीन पर ले जाने की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं आज जो चर्चा हो रही है, जो संभावित मंत्री है जो 4 बजे शपथ लेंगे, उनको भी उसी तरह से कहीं ना कहीं लेसन दिया जाएगा कि ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल से और बहुत बड़ी एक जीत लेकर जो आई है, इसको सस्टेन करना है 2024 के लिए भी, 2027 के लिए भी। देखिए तो रविंद्र, जीत इतनी जबरदस्त है और इसीलिए शानदार होगा शपथ ग्रहण समारोह भी। और इकाना स्टेडियम की तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और वहां से ब्रह्मप्रकाश दुबे भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म, जरा दिखाइए स्टेडियम में किस तरह की व्यवस्था की गई है, जो मंच वहां पर तैयार किया गया है, बहुत ही भव्य तैयारियां की गई हैं और जो मेहमानों की लिस्ट है वो भी काफी लंबी है। बिल्कुल बिल्कुल मीमांसा, देखिए हम सीधी आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इकाना स्टेडियम के अंदर मौजूद हैं हम और धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों की संख्या जो है जो बड़ी तादाद में स्टेडियम के बाहर है, जो धीरे धीरे करके अंदर आ रहे हैं सुरक्षा जांच के बाद। अंदर की देखिए तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। तो जो ब्लॉक्स हैं अलग अलग, उनमें पंखों का इंतजाम किया गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो अंदर के ब्लॉक्स बने हैं इनमें वाटर कूलर भी लगाए गए हैं। यहाँ पर वो अतिथि बैठेंगे जिनको आमंत्रित किया गया है, वीआईपी गेस्ट बैठेंगे। इसके अलावा सामने मंच है जो वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए बड़ी संख्या में देश भर से मीमांसा संत महात्मा योगी भी पहुँचे हुए हैं, साधु पहुँचे हुए हैं देश भर के कई जिलों से। हमने सुबह बात भी की तमाम लोग जो स्टेडियम के बाहर थे और वो भी अंदर स्टेडियम में उन दाखिल होकर बैठ रहे हैं। जो संत महात्मा आ रहे हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो जिनको आमंत्रित किया गया है या बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके आई कार्ड बनाए गए हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए हैं। सुरक्षा के अंदर इंतजामों की बात करें तो देखिए हर ब्लॉक में सुरक्षाकर्मी मौजूद आपको दिखेंगे और सामने हमारे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएं तो मंच के जहां पर शपथ ग्रहण होना है, ओथ होना है, उसके ठीक एक तरफ सफ़ेद कुर्सियां लगाई गई हैं, वो विधायकों के लिए लगाई गई हैं जो चुनकर आएंगे। दूसरी तरफ जो अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं उसमें बाकी जो वीआईपी मेहमान हैं वो बैठेंगे। पानी का इंतजाम किया गया है, अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है और स्टेडियम के बाहर भी इसी तरह पानी की व्यवस्था की गई है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40 डिग्री के आसपास इकाना स्टेडियम के आसपास का टेम्परेचर है, तापमान है, धूप बहुत ज़्यादा तेज है। लेकिन 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, तब तक धूप थोड़ा सा कम हो जाएगी तो लोगों को सहूलियत होगी। लेकिन मीमांसा लोग बड़ी तादाद में पहुंचने लगे हैं। अगर कुछ ब्लॉक्स जो भर गए हैं, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे वो तस्वीर आपको दिखाएं। मेरे ठीक बाएं तरफ की तस्वीर देखिए, कुछ ब्लॉक्स में बड़ी संख्या में लोग बैठ भी गए हैं और धीरे धीरे करके सुरक्षा जांच के बाद लोग आ रहे हैं, स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं, उनको बैठाया जा रहा है। जो अंदर जो वीआईपी ब्लॉक बनाए गए हैं उनमें उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जिनको परमिशन दी गई है, आमंत्रण कार्ड दिया गया है। इसके अलावा सामने मंच पर स्क्रीन लगाई गई है और चारों तरफ स्टेडियम में 6 बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं ताकि लोग आसानी से शपथ ग्रहण समारोह को देख सकें। मीमांसा जी, केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं और इसके अलावा वहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, फिल्मी सितारों को भी इन्विटेशन दिया गया है, बड़े बड़े उद्योगपति संत भी वहां पर शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह में। विशाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, उप मुख्यमंत्री को लेकर कोई तस्वीर साफ हो पाई? क्या पुराना फॉर्मूला ही अपनाया जाएगा?
देखिए मीमांसा, अभी सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा योगी आदित्यनाथ के घर पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। इस बात से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद डॉक्टर दिनेश शर्मा की जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस बार फिर शपथ लेंगे। और अभी जो लिस्ट सामने आ रही है, जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बरेली जिले से अरुण कुमार गंगवार जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सरिता भदौरिया इटावा से हैं, वो योगी आदित्यनाथ के घर पर पहुंची हैं। गिरीश यादव पिछली सरकार में भी मंत्री थे, जौनपुर सदर सीट से दोबारा विधायक चुने गए हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा सुरेश राही यहाँ पर आए हैं। धर्मवीर प्रजापति पिछली सरकार में भी मंत्री थे, आगरा के रहने वाले हैं, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बन सकते हैं। संजय गंगवार पीलीभीत से हैं। विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर से विधायक बनी है, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। खास तौर पर अगर देखें मीमांसा, तो अभी डिप्टी सीएम को लेकर सबसे बड़ा सवाल है कि कौन वो दो चेहरे होंगे जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर इस पूरी कैबिनेट को देखें, जो मंत्री यहां पहुंच रहे हैं, इसमें सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा गया है, जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। एससी वर्ग पर बहुत फोकस करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में जो मायावती का वोट बैंक था, मायावती को उसमें काफी झटका लगा है, मात्र एक सीट जीत पाई है, और वो भी कोई सुरक्षित सीट मायावती इस बार नहीं जीत पाई। और यही कारण है कि बीजेपी अब एसटी वोट बैंक को देखते हुए बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, विजय लक्ष्मी गौतम, दिनेश खटिक जैसे चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल कर रही है, जो कि एसटी की अलग अलग उपजातियों से ये तमाम नेता आते हैं। तो बीजेपी का फोकस पहला एसटी वर्ग है, दूसरा ओबीसी वोट बैंक को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य, जो कि सिराथू से भले विधानसभा का चुनाव हार गए हों, उन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। धर्मवीर प्रजापति यहां पर पहुंचे, चौधरी भूपेंद्र सिंह यहां पहुंचे हुए हैं मिलने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.